नमस्कार, मैं रमेश साहू राजन सीरियल प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। मैक्सिमम एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई जैव विविधता को परिभाषित करता है। तो कौन सा इनमें से जैव विविधता को परिभाषित करता है? देखिए, विभिन्न प्रकार के जंतु। तो विभिन्न प्रकार के जंतु को जैव विविधता कहते हैं क्या? नहीं कहते। इसमें जंतु और पादप दोनों शामिल होती हैं, केवल जंतु को नहीं कहा जाता। किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन, तो केवल मौसमी परिवर्तन को जैव विविधता कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो ये भी इसका क्या है? गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, पादप और जंतु की प्रचुरता को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनमें से याद रखना, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा और भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखते हैं और क्वेश्चन आपको और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले याद रखना जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो याद रखना जैव विविधता वर्ष 2010 को यूएनओ द्वारा क्या किया गया है? जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। उसके बाद याद रखिए 22 मई को क्या कहते हैं? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस तो याद रखना 22 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जैव विविधता दशक, कौन सा 10 वर्ष है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता देखी गई है और यूएनओ द्वारा उसको जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखना 2011 से 2020 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया, जैव विविधता दशक घोषित किया है। याद रखिए जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तें पूछेगा आपको, तो याद रखना सर्वाधिक जैव विविधता के लिए क्या शर्तें होना चाहिए, कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगा? तो याद रखना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो जाना चाहिए और सर्वाधिक तापमान होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होना चाहिए और सर्वाधिक तापमान होना चाहिए। तापमान तो ये दो कंडीशन में सर्वाधिक जैव विविधता देखी जाती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक तापमान होती है, उस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज्यादा रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? रेमंड एवजेन, ल्यूवेनहॉक, वाल्टर जी रोसेन और अरस्तु। इनमें से किसी ने क्या करा है? बायोडायवर्सिटी शब्द दिया है। तो किसने दिया है देखते हैं। याद रखना रेमंड दासमेन, इसने बायोडायवर्सिटी शब्द नहीं दिया। इनने क्या किया? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द किसने दिया? तो रेमंड दासमेन ने दिया। उसके बाद याद रखिए ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है? तो इसने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की। याद रखना इसने सर्वप्रथम क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने। पहला मृत कोशिका की खोज किसने की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वाल्टर जी रोसेन, यहाँ पर देखिए वाल्टर जी रोसेन ने क्या किया है? इन्हें बायोडायवर्सिटी शब्द दिया। इसने क्या किया? बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया? तो याद रखना वाल्टर जी रोसेन ने दिया। अरस्तु कौन है? तो याद रखना ये जीव विज्ञान के जनक हैं। ये क्या है? जीव विज्ञान के जनक है। कौन? जनक, अरस्तु। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? बायोडायवर्सिटी शब्द। तो किसने दिया? वाल्टर जी रोसेन ने दिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के याद रखना भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। 10 डिग्री ऊपर ध्रुव की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है और इसको बोलते हैं ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। तो याद रखना भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर जाएंगे, 10 डिग्री नीचे जाएंगे तो सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में याद रखना ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें देखने को मिलती है?
सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलती है सर्वाधिक जैव विविधता। क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो याद रखना सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है ब्राजील में, ब्राजील। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? ब्राजील में। यहाँ पे याद रखना 2 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 2 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। याद रखना पूरे विश्व में 34 से 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें याद रखना 2 तो ब्राजील में है और याद रखना 4 बायोडायवर्सिटी क्षेत्र जो है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो भारत में ही है। ठीक है, तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद रखना भारत में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? यहाँ पर भी डायवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? याद रखना, देखो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये ध्रुव होती है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो क्या होती है? जैव विविधता डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि जैव विविधता सर्वाधिक किसमें होती है? भूमध्य रेखा में होती है, इस क्षेत्र में होती है सर्वाधिक जैव विविधता। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा जैव विविधता, नहीं बढ़ती। याद रखना उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। तो याद रखना ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तो देखिए ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट शब्द है। विशालतम जैव विविधता अमेज़नी वर्षा वनों में पाई जाती है। अमेज़न की जो वर्षा वन है उसमें पाया जाता है, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। ठीक है, जैव जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र में ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होती है? घटती है। तो ये भी इसका क्या है? करेक्ट है। बट हमको क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो याद रखना ये जो टर्म्स है ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। तो ये इसका गलत ऑप्शन है। बाकी सभी पॉइंट को भी याद रखिए, ये सारे पॉइंट क्या है? करेक्ट है, इनको भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो बताया था भारत में विश्व में 34 से 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें याद रखना 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है वो भारत में ही है। कहां पर है? तो देखो ये हिमालय क्षेत्र पर, हिमालयन क्षेत्र पर। कहां पे है? हिमालयन क्षेत्र पे है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कहां पर है? इंडो बर्मा क्षेत्र में है, उसके बाद सुंदरबन क्षेत्र में है, उसके बाद पश्चिम घाट क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये चारों क्षेत्र हैं जिनमें भारत के सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय क्षेत्र में तो है, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी, विंध्य क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी नहीं है, ठीक है, हॉटस्पॉट घोषित नहीं है वो। उत्तरी पूर्व भारत में, उत्तरी पूर्व भारत ठीक है इसमें भी है, पश्चिम घाट इसमें भी है। तो इसका करेक्ट आंसर देखो नहीं है पूछा है तो क्या हो जाएगा? विंध्याचल क्षेत्र हो जाएगा। इसमें याद रखना ये भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी को याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो इनमें से देखो कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट ला सकता है? तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन वैश्विक तापन। जी बिल्कुल, वैश्विक तापन से क्या होते हैं? जैव विविधता में ह्रास होती है। ठीक है, इससे जैव विविधता में ह्रास होती है। उसके बाद देखिए आवास का विखंडन, आवास का विखंडन होगा, इसमें भी क्या होगा? जैव विविधता का ह्रास होगा। विदेशी जाति का संक्रमण, विदेशी जाति का संक्रमण होगा, इसमें भी क्या होगा? जैव विविधता का ह्रास होगा। शाकाहार को प्रोत्साहन, ये गलत है, ये शाकाहार को प्रोत्साहन करेंगे तो जैव विविधता में कोई ह्रास नहीं होगी। ठीक है, शाकाहारी बनने से जैव विविधता पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 है यहाँ पर जैव विविधता ह्रास होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 किसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 2 3 है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जैव विविधता के लिए संकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सीटू पद्धति नहीं है? तो याद रखना जैव विविधता के संरक्षण हेतु 2 पद्धतियां हैं। पहला देखो कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी के लिए 2 पद्धतियां हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है समझो। इन सीटू कंजर्वेशन में ये होता है, यहाँ पे क्या होते हैं? जीवों को
वो जिस स्थान पे है वहीं पे संरक्षित कर दिया जाता है। जीव जहां पे है उसको वहीं पर संरक्षित कर देंगे, जबकि एक सीटू में क्या होता है, जीव जहां पर है उसको वहां से दूसरे कहीं सेफ स्थान में रखकर क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो इन सीटू संरक्षण में क्या आते हैं, आपके नेशनल पार्क आते हैं, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, आपका ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व आता है, उसके बाद आपके स्केल ग्रोव्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं, इन सीटू संरक्षण में आते हैं, ठीक है, उद्यान वगैरह। उसके बाद देखो एक सीटू संरक्षण, बायोलॉजिकल पार्क बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, जीन बैंक बनाते हैं, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, बीजों को प्रिजर्वेशन करते हैं, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं कहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, एक सीटू संरक्षण। इनमें क्या होता है, जो जीव है, ठीक है, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लाके क्या करते हैं, संरक्षित। जैसे आपने बॉटनिकल गार्डन देखा होगा, बॉटनिकल गार्डन में हजारों प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तो क्या वो बॉटनिकल गार्डन में पहले से थे, नहीं, उसको बाहर से लाया गया है, तो बाहर से ला के उस बॉटनिकल गार्डन में संरक्षित कर रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, एक सीटू संरक्षण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, ठीक है, कौन सा इन सीटू पद्धति नहीं है बोला है, तो इन सीटू पद्धति कौन सा नहीं है, देखो जैव मंडल तो है, ये तो एक इन सीटू पद्धति में आता है। उसके बाद देखिए बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वनस्पति उद्यान किसमें आते हैं, एक सीटू संरक्षण में आते हैं। राष्ट्रीय पार्क ये इन सीटू है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी क्या है, आपके इन सीटू संरक्षण है, ये नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, कौन सी गैस को प्रयोग करते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, याद रखना। अब इन सीटू संरक्षण क्या है, एक सीटू संरक्षण क्या है, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। इन सीटू संरक्षण में इतने सारे चीजों का संरक्षण, इतने ये जो होते हैं इन सीटू संरक्षण के अंदर आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें टेरेस्ट्रियल एरिया, मरीन वाले एरिया ये आते हैं, ठीक है, ये आपके उद्यान वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, झील वाले क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं, इन सीटू संरक्षण होते हैं। एक सीटू संरक्षण में ये बॉटनिकल गार्डन वगैरह, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, इसमें याद रखना सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब के सब किसमें आते हैं, एक सीटू संरक्षण। इनमें क्या किया जाता है, जीवों के जीन को, उनके बीज को, ठीक है, इसको संरक्षित किया जाता है। तो वो संरक्षित करने के लिए उसको किसमें रखा जाता है, तो याद रखना उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। कहां पे रखते हैं, नाइट्रोजन गैस में रखते हैं इसको, ठीक है, नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, ताकि वो क्या हो, प्रिजर्व हो जाते हैं, संरक्षित रहता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। उसके बाद याद रखना ऑक्सीजन गैस क्या है, तो ऑक्सीजन गैस ये हमारा प्राणवायु है। प्राणवायु जलने में क्या होता है, सहायक होता है, बट स्वयं नहीं जलता। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या है, ग्रीन हाउस। मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इन दोनों के कारण क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, ये वैश्विक तापमान को, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं। चलिए तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यहाँ पे देखो भारत के कुछ क्षेत्र दिए हैं, शांत घाटी क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र, सुरमा क्षेत्र, सुरमा घाटी क्षेत्र और फूलों की घाटी। तो ये याद रखना है, इनमें से ये सभी भारत में पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्र में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ देखने को मिलता है, शांत घाटी, साइलेंट वैली में देखने को मिलता है। साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये है आपके याद रखना केरल में। ये जो दिख रहा है साइलेंट वैली क्षेत्र, ये केरल में है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है भारत में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता मापन के गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पे याद रखिए स्थानीय क्षेत्र में जैव विविधता पूछा है। क्या पूछा है, एक समुदाय का आवासीय के स्थानीय क्षेत्र में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में याद रखना, स्थानीय क्षेत्र में जो जैव विविधता होती है उसको क्या कहते हैं, अल्फा विविधता कहते हैं। जब ये जीव यहाँ से आवासीय परिवर्तन करेगा और अपना क्षेत्र बढ़ा करके इधर से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले रहने वाले जीव और यहाँ पे रहने वाले जीव दोनों में क्या हो जाएगी, विभिन्नता आ जाएगी, जिसके कारण जिसको बोलेंगे हम लोग बीटा विविधता। उसके बाद याद रखना है संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में जीवों की जो प्रचुरता है, जीवों की अलग अलग संख्याएं हैं, जीवों की जो मात्रा है, चाहे जंतु हो चाहे पादप है, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में उसको बोलते हैं गामा विविधता। ये बड़ा रेंज होता है विविधता का, ये सबसे छोटा रेंज है अल्फा विविधता। तो याद रखना इसको क्या कहा जाता है, अल्फा सूचकांक कहते हैं, अल्फा विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जैव विविधता के, ठीक है, जैव विविधता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 10
ऐसे ही डेली, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो आप डिमांड करेंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसके लिए हमारी संस्था से जुड़े रहिए। हमारी संस्था का नाम है राजन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। ये संस्था छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित है, ठीक है। और यदि इनका और डिटेल पढ़ना है आपको तो हमारे क्लासेस में सारी चीज कराई जाती है। इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है, तो वहां पे आप आइए, विजिट कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।